A very good morning to everyone. Welcome to the first class of Matter in Our Surroundings, class 9, chapter 1, chemistry. तो इस चैप्टर को शुरू करते हुए हम सबसे पहले चीज जो पढ़ेंगे वो है कि मैटर क्या होता है. ऑलराइट, तो मैटर इज एनीथिंग that occupies space, has mass as well as volume. ओके, तो मैटर मेरी कोई ऐसी चीज होती है जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस, मतलब जगह घेरती है. उसका कुछ मास होता है एज वेल एज उसका कुछ वॉल्यूम होता है. ऑलराइट, मास हमारा होता है वेट. ओके, तो मैटर हमारे कोई ऐसी चीज जो कि ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसका कुछ वेट होता है मतलब मास होता है, और उसका कुछ वॉल्यूम होता है. ओके, अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे आप लोग जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो वो मैटर है. जिस पेंसिल या पेन से लिख रहे हो अपनी नोटबुक में वो मैटर है. इनफैक्ट आपकी नोटबुक तक मैटर है. ठीक है, तो लेट्स जॉट डाउन सम एग्जाम्पल्स. हमने देखा चेयर, टेबल, नोटबुक. इनफैक्ट एयर भी हमारी मैटर ही होती है. ठीक है, एक्सेट्रा. अब मैटर की क्लैरिटी हमें आ चुकी है कि मैटर क्या होता है. तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो लिविंग या नॉन लिविंग चीजें होती है ना, वो किन कंपोनेंट से बनी हुई होती हैं. ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें ना पंच तत्वों से बनी हुई होती है. मतलब 5 तत्व होते हैं, विच आर स्काई, एयर, अर्थ, वाटर एंड लास्टली फायर. ओके, इन 5 तत्वों से बनी हुई होती है. अब हम एक जल्दी से एक छोटा सा नोट लिखेंगे. ये नोट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके एमसीक्यू के अंदर आ सकता है. ठीक है, नोट ये बोलता है कि साउंड एंड लाइट आर नॉट कंसिडर्ड मैटर. ठीक है, आपको क्यों लगता है कि साउंड और लाइट मैटर क्यों नहीं होते? साउंड और लाइट इसलिए मैटर नहीं होते हैं क्योंकि मेरा जो साउंड एंड लाइट होता है ना, दे बोथ आर एनर्जीज. ठीक है, और इनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए रहता है जो कि हमारा होता है मैटर. ऑलराइट, तो अब हमने मैटर पढ़ लिया क्या होता है. मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड हैज वॉल्यूम. ठीक है, एग्जाम्पल हो गए हमारे चेयर, टेबल, नोटबुक, एयर एक्सेट्रा. हमारे लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो होती हैं वो कुछ 5 कंपोनेंट से बनी हुई होती है, विच आर स्काई, एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर. एंड लास्टली हमने बात की एक नोट की जो कि था दैट साउंड एंड लाइट आर नॉट मैटर. ऑलराइट, साउंड एंड लाइट आर एनर्जीज. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ऑलराइट, तो हमारी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं. फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड सेकेंड इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहली प्रॉपर्टी में क्या करें. ठीक है, तो थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं. 2 क्लेम थे या फिर 2 स्कूल ऑफ थॉट बोल सकते हैं. अभी मैं क्लेम लिख रही हूँ. ठीक है, 2 क्लेम ये थे. एक क्लेम ये था कि जो मेरे मैटर होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस. ओके, मतलब अभी समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेने का. एंड सेकंड क्लेम ये था कि मेरा जो मैटर होता है वो होता है पर्टिकुलेट इन नेचर. ठीक है, नेचर की बात हो रही है यहाँ पर. कॉन्टिन्यूअस का यहाँ पर ये मतलब है कि एक बहुत बड़ी चीज से छोटी छोटी चीजें बनाई गई है. जैसे कि अगर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है कि वुड लॉग से, मतलब वुड का एक बहुत बड़ा पीस अगर हम ले और उसको छोटे छोटे भागों में बांटे, मतलब किसी भाग से फर्नीचर बना दिया, चेयर बना दी, टेबल बना दिया, लैंप बना दिया, कुछ भी बना दिया. ठीक है, मतलब एक बहुत बड़ी चीज से छोटे छोटे पार्ट्स करके
बना दिया गया है, तो उसका मतलब है कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। ओके, पर्टिकुलेट इन नेचर का मतलब ये होता है कि मेरा जो भी चीज है वो पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों में से ठीक कौन सा था? तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक बीकर लिया और उसमें पानी लिया। ठीक है, पानी के अंदर हमने मिक्स किया सॉल्ट। आप लोग जब नींबू पानी बनाते होगे, ठीक है, आप लोग पानी लेते होगे, नींबू लेते होगे और सॉल्ट मिक्स करते होगे। आप हर बार ये देखते होगे कि सॉल्ट हमेशा कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। हमेशा सॉल्ट जो होता है ना, वो डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, मतलब अगर हम इस एक्टिविटी को ध्यान से देखें, अगर ये फोटो आपको दिख रही है, ये जो ब्लू पार्टिकल्स है ना, ये ब्लू कलर वाले सेकंड बीकर के अंदर, दे आर पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स है। अब ये इस वाले थर्ड वाले बीकर के अंदर ये जो पिंक वाले हैं, ये पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के पार्टिकल्स के साथ जाकर सॉल्ट के पार्टिकल्स घुल गए। ठीक है, तो अब पहली बात, घुले क्यों? क्योंकि मेरा जो वाटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, उन पार्टिकल्स के बीच में जगह है, और सॉल्ट जो है वो भी पार्टिकल से बना हुआ है, तो वो सॉल्ट उस जगह को घेर लेता है। ठीक है, ये हो रहा है इस एक्टिविटी के अंदर। तो हमने इस एक्टिविटी से क्या प्रूव किया? दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारा जो सेकेंड वाला क्लेम था दैट वाज करेक्ट। ओके, एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे दो क्लेम्स थे, एक था कॉन्टिन्यूअस, एक था पर्टिकुलेट इन नेचर। ठीक है, पर्टिकुलेट इन नेचर क्यों सही है? क्योंकि हमने जब एक्टिविटी परफॉर्म की, हमने पानी में नमक घोला, तो हमने देखा कि नमक गुम हो गया। नमक गुम नहीं हुआ, नमक जो है, नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल्स के साथ जाके डिजोल्व हो गए। ओके, इससे हम प्रूव कर पाते हैं कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, now moving on to the next property, the particles of matter are small in size। ठीक है, हमने पहली वाली जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर प्रूव कर दिया कि मेरा जो भाई मैटर है ना, वो पार्टिकल से बना हुआ है। अब हम इन पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे कि ये जो पार्टिकल्स है ना, वो बहुत छोटे छोटे हैं साइज के अंदर। कैसे? उसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी है। हमने क्या किया, हमने पोटेशियम परमैंगनेट का ना एक क्रिस्टल लिया। जैसे कि आपको स्पून में दिख रहा है, ये देखिए, ये पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल। उसको हमने 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर डाला। हमने क्या किया, हमने एक और बीकर लिया। पहले तो हमने उस 100 मिलीलीटर को अच्छी तरह से स्टर किया, और हमने एक चीज नोटिस की कि वो जो पहले ट्रांसपेरेंट वाटर था ना इसके अंदर, मतलब ये पहले ट्रांसपेरेंट था ना, देखो अब ये डार्क पर्पल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल मिक्स किया, तो ये डार्क पर्पल हो गया। अब मैं क्या करूंगी, मैं एक और बीकर लूंगी, उसमें 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर लूंगी। इस 100 मिलीलीटर के अंदर से 10 मिलीलीटर निकालूंगी, उस 90 मिलीलीटर के अंदर डालूंगी। ठीक है, तो मेरा नेट क्या हो गया, 90 + 10, 100 मिलीलीटर। तो ये रहा जी मेरा बीकर 100 मिलीलीटर का। अब मैं क्या नोटिस करूंगी, ये जो मैंने 10 मिलीलीटर पानी मिलाया ना, कलर पोटेशियम पर मैग्नेट वाला, उस वो इस ट्रांसपेरेंट वाटर को, जो मैंने 90 मिलीलीटर वाटर लिया था, उसको भी पिंक टर्न कर देता है, बट अ लिटिल बिट लाइटर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फिर से 100 मिलीलीटर वाली में से 10 मिलीलीटर निकालेंगे, फिर से 90 मिलीलीटर साफ पानी लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर हम देखेंगे कि पिंक हो गया, बट देन अगेन अ लिटिल लाइटर। सेम चीज हम दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। हम कुछ देर बाद पता है क्या देखेंगे, कि मैं जब भी इस मिक्सचर को, इस पिंक कलर के मिक्सचर को, 10 मिलीलीटर के मिक्सचर को मैं जब डाल रही हूँ ना 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर के अंदर, तो वो वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा पिंकिश टर्न कर रहा है। इवन दो मैं जितनी बार इसको बार बार रिपीट करूंगी, वो पानी जो है वो लाइट होता रहेगा, बट तभी भी थोड़ा सा पिंक तो है। तो वो थोड़ा सा भी पिंक क्यों है? क्योंकि ये जो मैंने छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाला ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ था, 100 एंड मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तभी अगर मैं आगे करती जाऊंगी, करती जाऊंगी, करती जाऊंगी, वो उस ट्रांसपेरेंट वाटर को भी या फिर नॉर्मल वाटर को भी पिंकिश कलर में थोड़ा थोड़ा चेंज कर देगा। समझ आया? तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। Now moving to the next topic of the video, we have the characteristics of particles.
ठीक है। हमने अभी प्रॉपर्टीज की थी मैटर की, जिसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज ये पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी ये कहती थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती थी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। ठीक है। अब हमने पार्टिकल के बारे में तो पढ़ लिया कि भाई ये मैटर जो है पार्टिकल से बना हुआ है, बट हमें उस पार्टिकल के बारे में भी तो पढ़ना होगा ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो पढ़ने होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारा होता है दैट दे हैव स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम। इसका मतलब कि मेरे पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। इसके लिए हम फिर से एक एक्टिविटी जो हमने पहले की थी उसको फिर से दोहराएंगे। हमने क्या किया, हमने एक बीकर में लिया पानी। ठीक है। हमें पता है कि पानी के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, तभी जो सॉल्ट है, हमने जो सॉल्ट आगे मिलाएंगे वो जाके डिजोल्व हो पाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सॉल्ट मिला ही लेते हैं। हमने सॉल्ट मिलाया। ठीक है। अब हमने इसको स्टर किया तो हमने देखा कि सॉल्ट फिर से कहीं गायब हो गया। तो सॉल्ट गायब कहाँ हुआ है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। जो ब्लू वाले हैं वो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो पर्पल वाले हैं वो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। मेरे जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में ना जगह है, तभी सॉल्ट के पार्टिकल्स उसके बीच में डिजोल्व हो पाए, डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। ठीक है। अगर ये जगह नहीं होती तो सॉल्ट जैसे अभी यहाँ नीचे पड़ा हुआ है ना, वैसे के वैसा यहाँ पर भी इस वाले बीकर में भी नीचे ही पड़ा रहता। बट यहाँ पर डिजोल्व हो गया, इसका मतलब देयर वाज स्पेस प्रेजेंट इन द वाटर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। ठीक है। समझ आया आपको? तो हमारी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन देम। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी कर ली। Moving forward to the next characteristic, we have two particles of matter are continuously moving. ठीक है। इसके लिए हम एक छोटा सा सिनेरियो लेते हैं, जैसे कि आपके घर में जब पिज्जा आता होगा, आप लोग अपने रूम में बैठे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हो। तो अब क्या है, आपके घर में आपकी मम्मी बहुत इम्प्रेस हो गई है एंड आपकी मम्मी ने आपका फेवरेट पिज्जा मंगा लिया। आप अपने रूम में बैठे बैठे आपको पता चल जाता है कि पिज्जा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पिज्जा की खुशबू आ जाती होगी। ठीक है। बट आप अब ये सोचो कि आपको वो पिज्जा की खुशबू आ कैसे रही है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पार्टिकल्स है ना, मेरी जो वो अरोमा है ना बहुत टेस्टी टेस्टी पिज्जा की, वो ना, वो अरोमा जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, तभी तो आप तक पहुंचे, क्योंकि आप तो एक ही जगह बैठे हुए हो। ठीक है। तो हमारा जो ये सिनेरियो है वो हमें क्या समझाता है कि हमारे जो पार्टिकल्स है ना वो मूव कर रहे होते हैं, पूरा टाइम मूव कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर मेरा मान लो कि मेरा एक पार्टिकल अभी यहाँ है, तो वो धीरे धीरे करके या फिर जिस भी हिसाब से, जिस भी स्टेट में है वो, ठीक है, जिस जो भी उसकी स्टेट है उस हिसाब से वो पार्टिकल मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। तो पहले ये यहाँ पर था और फिर वो सीधा यहाँ पर चला गया। ठीक है। तो ये पार्टिकल मूव कर गया ना यहाँ पर। तो जो मेरे पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करते रहते हैं। एक सिमिलर सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके घर में कभी इंसेंस स्टिक या फिर अगरबत्ती अगरबत्ती जलती होगी तो आपके पूरे घर में ना खुशबू फैल जाती होगी। क्यों? क्योंकि देखो वो जल तो एक ही जगह रही है, बट मेरे घर में, पूरे घर में जगह फैल रही है, सॉरी, स्मेल फैल रही है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो पूरा टाइम मूव कर रहे होते हैं, तो पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है। अब ये पार्टिकल्स जो है वो मूव क्यों करते रहते हैं? ठीक है। ये पार्टिकल जो हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये मेरा जो एक पार्टिकल है ये मूव क्यों कर रहा है? ठीक है। क्योंकि इस एक पार्टिकल के पास ना एक चीज होती है, एक एनर्जी होती है विच इज नेम्ड एज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं थोड़ी साइंटिफिक भाषा में थोड़ा डेफिनेशन बताऊं, तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी which enables या फिर helps in the movement of a particle।
ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि एनेबल करती है, मतलब या फिर हेल्प करती है एक पार्टिकल को मूव करने में। ठीक है, तो मतलब ये जो एक पार्टिकल है ना, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तभी वो इस जगह से यहाँ पर जा पा रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी समझ आई क्या होती है? एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का ना थोड़ा सा रिलेशन होता है टेम्परेचर और हीट से। ठीक है, सॉरी। हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी का ना थोड़ा सा रिलेशन होता है हमारा हीट एंड टेम्परेचर से। उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती हूँ ना, अगर मैं अपनी सॉरी अगर मुझे अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये एक पार्टिकल है वो जल्दी जल्दी मूव करे एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगी। ठीक है, मतलब मैं उसको हीट प्रोवाइड करूंगी उस पार्टिकल, ठीक है, उस पार्टिकल को गर्म करूंगी। और अगर मुझे उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी घटानी है, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगी? मैं बिल्कुल से मैं टेम्परेचर को घटाऊंगी और मैं अपनी हीट भी कम कर दूंगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी समझ आया? काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है? जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तब होती है जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करती हूँ। ठीक है, अब हम एक छोटू सा एग्जाम्पल और लेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास ना दो बीकर्स हैं। ठीक है, हमने फिर से दो बीकर लिए और उसके अंदर पानी लिया। ठीक है, एक जो है वो कोल्ड है, मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो कम है। ठीक है, और एक जो है वो मेरा गर्म खौलता हुआ पानी है। ठीक है, उसका मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों के अंदर कर देंगे मिक्स इंक को। ठीक है, इंक को अगर हम मिक्स करेंगे तो आपके हिसाब से आप मुझे बताइए कि इंक जो है वो जल्दी ठंडे पानी में मिक्स होगी या फिर गर्म पानी में मिक्स होगी? हमारी इंक जो है वो हमेशा गर्म पानी में सबसे ज्यादा तेज मिक्स होगी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे गर्म पानी का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, दिस मीन्स गर्म पानी की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, अगर मेरा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, दिस मीन्स अगर मेरा एक पार्टिकल यहाँ पर है तो वो जल्दी से 1 सेकंड के अंदर अंदर यहाँ पर कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इतने तेज तेज मूव कर रहे हैं तो फिर इंक के भी पार्टिकल्स तेज तेज मूव करेंगे तो मतलब वो जल्दी घुल जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं कोल्ड पानी की बात करूं, ठंडे पानी की बात करूं, मेरा टेम्परेचर जो है वो कम है, दिस मीन्स मेरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी कम होगी। ठीक है, अब अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी कम है तो जैसे यहाँ पर पार्टिकल एक ये जो है ये इतनी तेज यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर मे बी 1 सेकंड के अंदर पार्टिकल में भी यहीं तक जाए। ठीक है, तो मूवमेंट जो है वो बहुत धीरे है। तो इसका मतलब अगर मैं इंक मिक्स करूंगी तो वो मिक्स भी या फिर वो डिसॉल्व भी धीरे धीरे होगी। ठीक है, समझ आया? तो इससे एक छोटी सी चीज आती है। नहीं, नहीं। अब इसके अंदर ही, इस प्रॉपर्टी के अंदर ही ना एक हमारी छोटी सी डेफिनेशन और आती है जो कि हमारी होती है डिफ्यूजन। ठीक है, देखिए डिफ्यूजन एंड काइनेटिक एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बेस्ड है हमारा मोस्टली ऑफ द चैप्टर, मोस्ट ऑफ द चैप्टर। तो इसको बहुत ध्यान से करना। ठीक है, डिफ्यूजन पहले मैं एक बार साइंटिफिक मीनिंग बता देती हूँ। डिफ्यूजन रेफर्स टू द इंटरमिक्सिंग of the particles of matter on its own। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मेरा जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, मतलब मेरे जो पार्टिकल्स है ना, वो खुद ब खुद मिक्स हो रहे हैं, इंटरमिक्स खुद ब खुद ही मिक्स हो जा रहे हैं। जैसे कि हमने इस एग्जांपल में हमने इंक को जब मिक्स किया था, मैंने इंक जब डाली थी दोनों के अंदर, तो हमने इसको स्टर नहीं किया, तो ये खुद ही मिक्स हो रहा था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा था? डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इस प्रॉपर्टी को
एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर है कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसके लिए हमने एक छोटा सा सिनेरियो लिया कि आपका फेवरेट पिज्जा है घर पे, मम्मी खुश हो गई है, पिज्जा मंगा दी है, और आप रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब आप वीडियो देखते देखते आपको एकदम से पिज्जा की खुशबू आ गई है ना, आप खुश हो गए। ओके, तो आपको कैसे पता चला पिज्जा है? क्योंकि पिज्जा के जो अरोमा के पार्टिकल्स है, ठीक है, मतलब वो जो पार्टिकल्स हैं, वो आपकी ड्राइंग रूम से आपके रूम तक मूव करके आ, ठीक है, हिलते डुलते हुए आ गए। इसलिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया इंसेंस स्टिक का। इंसेंस स्टिक या फिर अगरबत्ती हम जब जलाते हैं अपने घर के अंदर, आपने हर बार देखा होगा कि उसकी खुशबू पूरे घर के अंदर फैल जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, वो पूरा टाइम मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है, इज द एनर्जी विच एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, कि ये जो एक पार्टिकल है वो यहाँ पर कैसे पहुंच रहा है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप देखा हमने टेम्परेचर के साथ। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना होगा, अगर मैं टेम्परेचर को घटाऊंगी तो मेरी काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। ओके, उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने दो बीकर लिए, एक में था ठंडा पानी, एक में था गर्म पानी। ठंडे पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, मतलब हमने ऊपर पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसका मतलब यहाँ पर। और यहाँ पर हॉट वाटर के अंदर मेरी टेम्परेचर ज्यादा है, तो दिस मीन्स मेरा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेरा इंक जो है हॉट वाटर के अंदर ज्यादा जल्दी डिजोल्व होगा। ठीक है, फिर हमने छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑन इट्स ओन। मतलब मेरे जो पार्टिकल्स हैं वो खुद ब खुद इंटरमिक्स हो रहे हैं, खुद ब खुद मिक्स हो रहे हैं। और हमने इस डिफ्यूजन को प्रूव करने के लिए ये वाली एक्टिविटी, ऊपर वाली एक्टिविटी का एग्जाम्पल ले लिया कि मेरा जो इंक है वो कोल्ड वाटर में भी डिजोल्व हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है, वो हॉट वाटर में भी इंटरमिक्स हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट, हम एक चीज और लिखेंगे डिफ्यूजन के अंदर जो हम भूल गए थे। डिफ्यूजन जो होती है ना, हमने यहाँ पे पढ़ा कि डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग, राइट? तो डिफ्यूजन जो होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी के साथ ना डायरेक्टली रिलेटेड होती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना तो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मेरी काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मेरा रेट ऑफ डिफ्यूजन भी घट जाएगा, जैसे कि हमने ये वाली एक्सरसाइज में देखा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। So now we'll talk about the last characteristic, that is particles of matter attract each other. तो अब हम इस कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, ये मेरा मान लो एक मैटर है, ठीक है, और ये मेरे मैटर के अंदर रहे पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो मेरे पार्टिकल्स है ना, पहले मैं इस पार्टिकल, इस छोटे से पहले वाली पार्टिकल की बात करती हूँ। तो मेरा छोटा वाला जो पार्टिकल है ना, ये इससे भी अट्रैक्टेड होगा, इससे भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली अगर मैं अपने दूसरे वाले पार्टिकल को लूं तो वो इसको भी अट्रैक्ट करेगा, जो कि पहले से कर रहा है, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। मतलब जो पार्टिकल और मैटर होते हैं ना वो एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। ठीक है, और इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं FOA। ठीक है, एक छोटू सा एग्जांपल और लेते हैं। हमने तीन चीजें दी, नेल, वाटर एंड एयर। ठीक है, सबसे पहले हम नेल की बात करते हैं। हमने नेल को ठोका, ठीक है, अगर मैंने नेल को ठोका तो मेरे नेल के पार्टिकल्स अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अभी हम आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी से समझ लो नेल के पार्टिकल्स हमारे ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अब अगर मैं नेल को ठोकूंगी तो आपने हमेशा देखा होगा कि नेल ना टूटता नहीं है, जो कील है वो टूटता नहीं है यूजुअली, उसकी सिर्फ शेप चेंज हो जाती है थोड़ी, अगर हम गलत तरीके से मारे, वरना फिर तो वो सीधा लकड़ी के अंदर घुस जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि मेरा जो नेल है ना उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस मीन्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द नेल इज अ लॉट।
ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है ये इसको बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली हर एक पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द वाटर। ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स थोड़े हम मान लेते हैं ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी जगह है उसके अंदर। अब अगर तुमने देखा होगा नहाते हुए, तुम वाटर के अंदर ऐसे छपाक छपाक करते होगे ना, तो छपाक छपाक के अंदर तुम हमेशा देखते होगे कि तुम्हारा जो हाथ है वो वाटर के अंदर घुस रहा है। ठीक है, तुम वाटर को क्या अलग कर पाते हो? लाइक तुम काट पाते हो वाटर को कभी नाइफ से, या फिर कहीं अलग कर पाते हो वाटर को? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मेरे जो वाटर के पार्टिकल्स है ना वो भी थोड़े थोड़े एक दूसरे से अट्रैक्ट तो करते हैं। ठीक है, तभी क्यों हम उसको अलग नहीं कर पाते, हम उसको नाइफ से काट नहीं पाते। अब अगर मैं एयर की बात करूं, ठीक है, एयर के अंदर भी हम थोड़ा सा सिमिलर सा ही लेंगे। एयर के अंदर भी तुम हाथ बड़े आराम से, लाइक वाटर के अंदर तो तभी भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है कभी कभार, बट तुमने एयर में देखा होगा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तुम ऐसे डांस वांस करते होगे अपने रूम के अंदर, तो यू नो तुम आराम से एयर में अपना हाथ घुमा लेते हो। क्यों? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में ना बहुत कम अट्रैक्शन। ठीक है, ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो इससे अट्रैक्शन कम। दिस मीन्स कि मेरे नेल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द मैक्सिमम। वाटर के अंदर थोड़ी सी कम है बट तभी भी है, एंड एयर के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समझ आया? नाउ विद दिस हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स खत्म हो गया है। Now moving on to the last topic of this video, we have the states of matter. Okay, तो हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि हमारी तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट? तो अब हम कुछ बेसिस के हिसाब से पढ़ेंगे, कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से पढ़ेंगे इन तीनों के अंदर डिफरेंस। तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा हुआ शेप एंड वॉल्यूम। हम इसके अंदर ना थोड़े थोड़े एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक सॉलिड का एग्जांपल लेट्स टेक टेबल, लिक्विड का एग्जाम्पल वाटर, एंड गैस का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एयर। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हमारा शेप एंड वॉल्यूम। तो हमने देखा होगा कि टेबल, जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ रहे हो ना, उसकी जो शेप है वो एक साल बाद भी सेम रहेगी, एक साल पहले भी आपने अगर देखा होगा तो वो सेम ही थी, राइट? तो दिस मीन्स मेरी जो टेबल है या फिर मेरा जो सॉलिड्स है ना, उसकी शेप तो चेंज नहीं, एंड इनफैक्ट उसका वॉल्यूम भी ना सेम ही होता है। दिस मीन्स दैट इट हैज डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, मूविंग ऑन टू द लिक्विड। हमने देखा है कि अगर हम वाटर को, लाइक आपके वाटर में आपके किचन में वाटर प्योरीफायर होगा, राइट? तो वाटर प्योरीफायर से जब मैं एक ग्लास के अंदर पानी निकालती हूँ, तो पहले जो पानी है उसने वाटर प्योरीफायर की शेप ले रखी है, बट उसके बाद जो पानी है वो ग्लास की शेप में आ जाता है। ठीक है, तो मतलब जो शेप है ना वो तो इनडेफिनाइट है, मतलब वो एक सेम नहीं रहती पूरा टाइम। ठीक है, बट इसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनाइट है। कैसे? अगर मैंने 10 मिलीलीटर पानी लिया ग्लास में, अगर मैं किसी वाटर बॉटल में भी डालूंगी ना, तो वो 10 मिलीलीटर ही रहेगा जब तक मैं अपने से और ऐड नहीं कर देती। ठीक है, तो दिस मीन्स इनडेफिनाइट शेप बट डेफिनाइट वॉल्यूम। वेयर एज ऑन द अदर हैंड गैस जो होता है हमारा, उसका सब कुछ इनडेफिनाइट होता है, चाहे शेप ले ले चाहे वॉल्यूम ले ले। ठीक है, ना कोई शेप होती है एयर की, ठीक है, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्राइटेरिया, वी हैव इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो उसी को अगर मैं थोड़े से छोटे टर्म में बोल दूं तो दैट मीन्स इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कितनी स्पेस है। तो सॉलिड के अंदर जो होती है ना वो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होती है लीस्ट होती है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, हमने यहाँ आइस, वाटर एंड गैस लिया है, यहाँ पर एयर। ठीक है, इस बैलून के अंदर एयर है। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे इसके पार्टिकल्स के अंदर, सॉलिड के पार्टिकल्स में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। ठीक है, मीनवाइल लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ी सी जगह है, गैस से ज्यादा, सॉरी, सॉलिड से ज्यादा है बट गैस से कम है, और गैस में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो सेम यहीं पर पढ़ लेते हैं दैट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज लीस्ट इन सॉलिड्स, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट इन लिक्विड्स इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होती है बट गैस से कम होती है। और गैस की बात की जाए तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज द मैक्सिमम। Okay, moving on to the next criteria, we have force of attraction. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा सॉलिड के अंदर मैक्सिमम होता है, मतलब जो पार्टिकल्स है ना वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है, जैसे कि टेबल है, टेबल जो है वो सेम शेप की रहती है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी उसकी शेप डेफिनाइट है। ठीक है। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैस। ठीक है, मतलब थोड़ी सी स्पेस है ना, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में थोड़ी सी स्पेस है इसके अंदर, पर सॉलिड से ज्यादा है, सॉलिड से कम है, नहीं सॉलिड से ज्यादा है स्पेस, सॉरी सॉलिड से ज्यादा है बट गैस से कम। गैस के अंदर सबसे ज्यादा स्पेस होती है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स होता है इसलिए वो सबसे ज्यादा कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेचर। सॉलिड जो होता है वो मेरा रिजिड होता है। ठीक है, मतलब वो उसकी शेप चेंज नहीं होती, वो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। रिजिड क्या बोलते हैं, सॉलिड जो होते हैं ना वो रिजिड तब तक रहते हैं जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई की जाती। ठीक है, जैसे कि हमने एक करेक्टरिस्टिक के अंदर एग्जाम्पल लिया था कि हमने नेल को ठोका था, हमने कील को ठोका था, तो हमने क्या बोला था कि कील जो है वो कभी कभार शेप चेंज कर लेती है, उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, पर वो तभी भी रिजिड ही है ना। ठीक है। फिर हमारा लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होता है, एंड हमारा जो गैस होता है वो भी फ्लूइड होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि वो कितना कंप्रेस हो सकता है, उसके पार्टिकल्स को हम कितना पास लेके आ सकते हैं। तो सॉलिड जो होते हैं दे कैन नॉट बी कंप्रेस, क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं होती। ठीक है, उसके वो पहले से ही बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, तो मैं और क्या कंप्रेस करूं उनको। लिक्विड जो होते हैं दे कैन बी कंप्रेस द लिटिल, क्योंकि स्पेस थोड़ी सी प्रेजेंट होती है, बट गैस जो होती है इट इज हाईली कंप्रेसिव। ठीक है, जैसे कि हमारे एग्जांपल्स होते हैं सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया। सीएनजी होता है हमारा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी होता है हमारा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो जो होते हैं ये कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है। ओके। अब सॉलिड के अंदर ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, हम उन एक्सेप्शंस को जल्दी से एक बार रीडिंग मार लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन होता है हमारा रबर बैंड का। ठीक है, रबर बैंड आपने इलास्टिक रबर बैंड देखा होगा, जो ये चटनी वटनी के पैकेट के अंदर आते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इट चेंजेस शेप व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, विच इज वेरी ट्रू। अगर मैं रबर बैंड को खींचूंगी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो चौड़ा हो जाएगा, बट इट रीगेन शेप वंस द फोर्स इज रिमूव। अगर मैं उस फोर्स को रिमूव कर दूंगी ना तो उसकी जो शेप है वो वापस जैसी थी वो वैसी की वैसी हो जाएगी। ये तो हम सब ने भी घर पे करके देखा हुआ है। ठीक है। इट स्नैप्स ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज एक्सेसिव। अगर मैं कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव, कुछ ज्यादा ही फोर्स अप्लाई कर दूंगी तो वो टूट जाएगा, इट विल स्नैप। सेकेंड है हमारा द शेप ऑफ शुगर पार्टिकल रिमेन्स द सेम। अब आप ऐसा करो, आप लोग ना अपने किचन में जाओ और किचन में जाके अगर जो चीनी का डब्बा है ना उसके अंदर से एक क्रिस्टल निकालो, मतलब एक छोटू सा क्रिस्टल निकालो, एक पार्टिकल निकालो शुगर का। ठीक है। अब उस छोटे से क्रिस्टल को ना तुम एक प्लेट पे रखोगे या किसी बड़े से जार में रख दोगे, उसकी शेप वैसी की वैसी ही रहेगी, राइट? तो the shape of a sugar particle remains the same even when stored in a jar or a plate. Okay. Moving forward, हमारा last है sponge. A sponge has minute holes present, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, in which air is trapped. अब उन छोटे छोटे होल्स में क्या होती है, एयर जो होती है वो ट्रैप्ड होती है। ठीक है। जब मैं उसे कंप्रेस करती हूँ, मतलब जब मैं उसे दबाती हूँ, तो तुमने देखा होगा कि एयर जो है ना वो एक्सपेल आउट हो जाती है, मतलब एयर जो है वो निकल जाती है। ठीक है। पर जब मैं उसके ऊपर से फोर्स, मतलब जब मैं उसको कंप्रेस करना बंद कर देती हूँ तो फिर वो वापस से इट रीगेन्स इट्स शेप, दिस मीन्स इट इज अ सॉलिड। ऑलराइट। तो हमारे तीन एक्सेप्शंस थे, सबसे पहला था रबर बैंड, सेकंड वाज शुगर, एंड थर्ड वाज स्पॉन्ज। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डेफिनेटली आ सकते हैं। ऑलराइट। सो विद दिस द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स comes to an end. Thank you so much, and I really hope you guys join us in the next lecture as well. Thank you.